तो बांग्लादेश की धुलाई के बाद अब न्यूजीलैंड की सफाई करने उतरी है रोहित शर्मा और उसकी टीम। बिना बाबर आजम के पाकिस्तान की टीम उतरी है इंग्लिश समुद्र पार करने। हरमनप्रीत कौर और बाकी इंडियन टीम जो है भारत के नाम आंसू ही ले आई। विराट कोहली के फैंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि विराट कोहली को पीछे छोड़ गए हैं अजय जडेजा। और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो क्रिकेट कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अकेला क्यों? भाई हम मेरा जो पार्टनर है संजीव, वो किसी पर्सनल काम के लिए बाहर गया है और कुछ दिन वो आएगा नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए क्रिकेट की मनोरंजक कहानियाँ मैं लेके आता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विराट कोहली से। तो विराट कोहली के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड विराट कोहली सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस हो या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। और इसके साथ-साथ पैसों के मामले में विराट कोहली सारे एथलीट में जितने इंडियंस हैं, उनमें तो सबसे नंबर 1 है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की असामी यानी प्रॉपर्टी है उनके नाम। पर लगता है कि कुछ दिन पहले ही उनको ओवरटेक कर लिया है अजय जडेजा ने। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। अजय जडेजा जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं और उनके पैसों के जो मामले में उनके जो केसेस हैं वो सबको पता ही है 2000 में क्या हुआ था। अब कमाल की बात ये है कि हम सब आप बैठते हैं, हम सपने देखते हैं कि हमें पैसे-वैसे मिलेंगे भाई, कभी अचानक से ₹500 भी अगर रोड में मिल जाए तो आदमी खुश हो जाता है। पर अजय जडेजा से तो कुछ ब बहुत ही भयंकर हो गया। सब बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन अजय जडेजा जो है ये नवाबों की फैमिली से है, जामनगर में शायद इनका इलाका है। तो ये जो है जो रंजीत सिंह जी और दुलीप सिंह जी, जिनके नाम रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी है इंडिया में, उनकी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो अभी जो करंट जो जामनगर के वो हैं नवाब हैं, इन्होंने अजय जडेजा को रातों-रात मालामाल कर दिया। और वो मालामाल किया कैसे? हुआ ये कि 12 अक्टूबर यानी दशहरे की रात को उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उनके जो सक्सेसर रहेंगे, वो उनके नेफ्यू यानी कि अजय जडेजा जी रहेंगे। अब अजय जडेजा जी ने भी फिर रिटर्न में ये रिस्पॉन्स में ये स्टेटमेंट दिया कि मैं जो जामनगर के ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जिस तरह से खिदमत की है इस एरिया की, उस तरह से मैं भी करूँ। तो बहुत सारे लोग अब सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया तो अब मतलब सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, तो प्रिंसली ये स्टेट्स वगैरह या फिर प्रिंसली रूल वगैरह की बातें कहाँ से आ गई? तो भाई मैं मोटा-मोटा आप इसको मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। केसेस ये है मतलब जैसे गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह ये कुछ-कुछ इलाके जहाँ पे ये प्रिंसली सिस्टम जो है, वो थोड़ा बहुत चलता है। वो चलता कैसे कि गवर्नेंस के मामले में तो नहीं, बट नवाब वगैरह के नाम पे जो काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह रही है, गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी ज़ब्त नहीं की थी उनसे। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आज भी उन्हीं के पास है और उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो अजय जडेजा के नाम जो है, अब जो प्रॉपर्टी उनके नाम होगी, वैसे हुई नहीं है, होगी। एस्टिमेट किया जा रहा है कि उससे अजय जडेजा की जो नेटवर्थ है वो अराउंड 175 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1450 करोड़ हो जाएंगी। और विराट कोहली की जो है वो कुल 120 मिलियन डॉलर के आसपास है, यानी 1000 करोड़ के आसपास है। तो विराट कोहली के फैंस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अजय जडेजा जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उन्हें मिली है या मिलने वाली है उसी की वजह से आगे गए। तो विराट कोहली जिस स्पीड से चल रहे हैं, ब्रांड वैल्यू जो है विराट कोहली की, उसके दम पे अब विराट कोहली भी इनको ओवरटेक कर देंगे। खैर, विराट कोहली की हम बात करें तो करंटली विराट कोहली जो है वो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में जो इंडिया और न्यूजीलैंड के जो पहला टेस्ट मैच था, भाई वो उसका पहला दिन तो वॉश आउट हो गया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई बारिश तो मतलब थोड़े समय में बंद हो गई थी। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में सबको पता ही है भाई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। तो हुआ क्या वहाँ पे, मैच क्यों नहीं हो पाया? तो जो सबा करीम है, जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, अभी तो खैर कमेंट्री टीम में है, उन्होंने ये मतलब बाद में ये बताया कि सिचुएशन ये थी कि हॉकाई की वजह से ये हुआ। अब होता क्या है कि हॉकाई यानी डीआरएस जब भी किसी सीरीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें हॉकाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो हॉकाई टेक्नोलॉजी जो है वो आपके स्नीकोमीटर वगैरह ऐसे कई सारे सिस्टम है, उन सबको यूज़ करती है। और ये सिस्टम जो है वो आपके स्टंप्स जो है यानी उनके नीचे वायर वगैरह लगते हैं। अब बेंगलुरु में कई दिनों से बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से ये सिस्टम को लगाया नहीं जा सका, क्योंकि इनको लगाने में लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे ऐसे लगते हैं। तो जब टी के आसपास यानी कि लंच और फिर उसके बाद टी का जो सेशन है, उसके बाद लगभग एंड ऑफ डे तक 2 घंटे का प्ले रह जाता है। तो हुआ ये कि जब टी पे जब अंपायर्स ने डिसाइड किया कि बारिश वगैरह खत्म हो गई है, अब जा सकते हैं, तो उस समय हॉकाई को लगाना ज़रूरी था मैच शुरू होने से पहले। तो उसको लगाने में डेढ़ 2 घंटे लगे, तो अंपायर ने डिसाइड किया कि भाई अभी तक टॉस भी नहीं हुआ है, तो बेटर ये है कि जब तक ये चल रहा है, हॉकाई को अभी लगने में 2 घंटे लगेंगे, तो बेटर है कि पहले दिन का डे कॉल ऑफ कर दिया जाए। तो ये है रीज़न भाई। और
कई सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब आने वाले दिनों में बेंगलुरु में बारिश भी काफ़ी होगी। तो भई बारिश तो होगी, लेकिन चिन्नास्वामी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसा मैंने बताया चिन्नास्वामी का, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो 45 मिनट में पानी जो है ग्राउंड से पूरा मतलब वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैच किसी कारण से वॉश आउट हो जाता है, तो इंडिया का न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट मतलब डब्ल्यूटीसी में पॉइंट मिलने का एक अच्छा चांस है। तो वो डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स मतलब इंडिया को नहीं मिलेंगे। तो लगभग इस सीरीज़ में, हर सीरीज़ में अराउंड 60 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम। अगर यहाँ पे शायद 3 टेस्ट मैचेस है, तो हर मैच में शायद 20 के आसपास इंडिया को पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर ये वॉश आउट हो जाता है, तो इंडिया को खाली 10 पॉइंट मिलेंगे। तो देखा जाए तो उसमें परसेंटेज पॉइंट्स में, क्योंकि सारा सिस्टम अब उसी में आ चुका है, तो परसेंटेज पॉइंट्स पे इंडिया की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी-सी डाउन होगी। तो और न्यूज़ीलैंड की जहाँ तक बात की जाए, तो वो श्रीलंका से अभी मतलब हार के ही आ रहे हैं भाई, तो इतने हाईली कॉन्फिडेंट तो वो लोग भी नहीं है। हालाँकि पिछले बार भी कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। एजाज पटेल के 10 विकेट थे, पर उसके अलावा सेकंड मैच ड्रॉ कर लिया था। पर इस समय इंडियन टीम के सामने आई डोंट थिंक सो। और जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, तो प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि टॉस नहीं हुआ। तो जब टॉस नहीं हुआ, तो अनाउंस नहीं की जा सकती। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अनचेंज्ड 11, यानी कि पिछली बार जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेला था, उसी टीम के साथ जाएगी। अगर आप में से किसी व्यूअर को लगता है भाई कोई नई टीम हो सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब भाई इंडिया से अब हम बॉर्डर पार चलते हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की भी इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका तो पहला मैच तो काफ़ी धमाकेदार हुआ। और बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया होगा कैसे 800 रन खा के आई, और उसके बाद बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो भाई अब बिना बाबर आजम के, बिना शाहीन के, बिना नसीम के पाकिस्तान की टीम उतरी ज़रूर है इंग्लिश समुद्र पार करने के लिए। और परफॉर्मेंस हुई कैसे? वेल, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 2 दिन का मैच निकल चुका है, और 2 दिन में पाकिस्तान ने ठीक ठाक मतलब compete किया है, दिखाया है कि भाई इतनी भी खराब टीम नहीं है जितना मीडिया में हमें दर्शाया गया है या सोशल मीडिया पे। तो पहले दिन तो जो कामरान गुलाम है, इन्होंने सेंचुरी कर दिया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये कामरान गुलाम कौन है? तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन द डोमेस्टिक सर्किट ऑफ पाकिस्तान। और कई सारे मतलब पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ये प्लेयर जो है ये खेल नहीं पाया। हालाँकि कई बार इसका नाम ज़रूर लिया गया, बट जो पीसीबी की मतलब थोड़ी डर्टी पॉलिटिक्स तो रहती ही है, और उसी की वजह से ये प्लेयर आगे नहीं आ पाया। तो कामरान गुलाम ने जहाँ पे फर्स्ट डे पे सेंचुरी करके पाकिस्तान को थोड़ा एक ठीक-ठाक पोज़ीशन पे लेके आए। सेकंड डे हुआ ये कि इंग्लैंड ने फिर मतलब जैसे वो स्टार्ट करती है वैसे ही स्टार्ट किया भाई। बेन टकेट ने ऑलमोस्ट 85-90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और अराउंड सेंचुरी की। अराउंड 129 बॉल पे शायद 114 रन किए। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने 2000 रन अपने टेस्ट मैच के कंप्लीट किए, और ये 2000 रन करने में उन्हें लगभग 22-93 बॉल्स लगे हैं, जितना मुझे पता है। तो रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि भाई फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, ठीक है? रन करने वाले बेन डकेट है। पूरी स्वीपें लगाई, 3-3 स्पिनर खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, स्पिनिंग ट्रैक था। ओल्ड यूज्ड विकेट थी, मतलब मुल्तान की पिछले मैच में जो थी, वही पिच को थोड़ा बहुत मिट्टी दे के, पानी दे के, और बड़े-बड़े पंखे लगा के इसको पिच को बनाया गया। टर्न करनी थी, टर्न करनी शुरू की, पर बेन डकेट ने स्वीप मारे, और जब तक बेन डकेट टिके हुए थे, तब तक तो ठीक चल रहा था। लेकिन एंड ऑफ डेज़ प्ले से जस्ट थोड़े समय पहले ही साजिद खान जो है, ये भी एक सीज़न्ड कैंपेनर है डोमेस्टिक सर्किट के, कामरान गुलाम जैसे, और इनको भी मतलब पाकिस्तान टीम ने काफ़ी समय से साइडलाइन करके रखा है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। तो हुआ ये कि इन्होंने फट-फट 3-4 विकेटें ले ली, लगभग मुझे जहाँ तक पता है 14 रन पे 4 विकेटें चली गई, और ये 4 विकेटें कोई ऐसे मामूली विकेटें नहीं है। इसमें बेन डकेट है, इसमें माफ़ कीजिए, ओली पोप नहीं, जो रूट है, इसमें हैरी ब्रूक, जो पिछले मैच में ट्रिपल सेंचुरियन थे वो। तो ये 3 विकेटें, बड़ी विकेटें लेके कहीं न कहीं मैच को इवन स्टीवन कर दिया। मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत पाकिस्तान के फ़ेवर में है, क्योंकि अभी भी 100-120 रन पीछे है इंग्लैंड, और उसके 4 विकेट रह गए हैं। तो देखना पड़ेगा थर्ड डे के शुरुआत में पाकिस्तान कैसा परफ़ॉर्म करती है। तो जो डेज़ एंड का जो प्ले था, उसमें जब साजिद खान का इंटरव्यू लिया गया, तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आज़म और उनके ऐसे कई खिलाड़ी, उनके उनके जो फैन्स हैं, उनके पूरे दिल पे इन्होंने तीर मारा है। तो बोला ये है कि साजिद खान ने बोला कि भाई मैं जब भी परफ़ॉर्म करता हूँ, जो मोटा-मोटा इन्होंने बात बोली है कि मैं जब भी परफ़ॉर्म करता हूँ, मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है, और ये हो भी रहा है। भाई इससे पहले अबरार अहमद को पाकिस्तान खिला रही थी एज़ स्पिनर, और कई बार लोग बातें ये बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है, स्पिनर नहीं है। जबकि साजिद खान, नोमान अली, ये क्या है? ये फ़ास्ट बॉलर है? स्पिनर ही है ना भाई। और ये स्पिनर वही है जो तुम्हारे कई बार मतलब प्रीवियस टूर्नामेंट्स में जब श्रीलंका वगैरह के अगेंस्ट साजिद खान ने परफ़ॉर्म करके मैचेस भी जिताए हैं। तो इन्हें ड्रॉप क्यों किया गया? तो ड्रॉप करने का रीज़न जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमिटी देती है, वो ये देती थी कि भाई इनकी उम्र हो गई है और इनके साथ फ्यूचर नहीं देखा जा सकता। तो भाई जो तुम्हारे नए लड़के हैं, वो कौन-सा आके मुरलीधरन और शेन वॉर्न बन के निकले हैं भाई? बताओ। वो भी तो ऐसे ही है ना। अबरार अहमद से आप क्या ही उम्मीद कर रहे हो? देखो, खा लिया ना तुमने 850 रन। सलमान अली आगा से तुमको बॉलिंग करानी पड़ती है। तो फिर
साजिद खान और नुमान अली जो है सीज़न कैंपेनर है, उन्हें पता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में 20 विकेटें लेनी कैसे हैं। तो उन्होंने अब आके तुरंत परफ़ॉर्म किया। कामरान गुलाम के केस में भी कमाल की बात है, यही बात बोली गई और कामरान गुलाम के डेब्यू से पहले कई सारे मीडिया में पॉलिटिकल एजेंडे चले और इस सब में सबसे आगे जो है मतलब जो फ़ोरफ्रंट है इस एजेंडे कैंपेन का, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ॉर्मर क्रिकेटर, फ़ॉर्मर कप्तान और पीसीबी के फ़ॉर्मर चेयरमैन रमीज़ राज़ा। तो इन्होंने खुद मतलब कमेंट्री में कामरान गुलाम के बारे में इतनी बातें नहीं बोली और काफ़ी हद तक प्रेशर जो था वो कामरान गुलाम के ऊपर था, क्योंकि वो खेल रहे थे नंबर 4 पे बाबर आज़म की पोज़ीशन पे, जहाँ पे कई सारे लोग पाकिस्तान के खुद मतलब जो फैन्स हैं वो चाहते थे कि भई पाकिस्तान नहीं बोलूँगा, मैं बाबर आज़म के फैन्स बोलूँगा। खुद चाहते थे कि भई ये फ्लॉप हो जाए ताकि उन्हें रीज़न मिल जाए जस्टिफ़ाई करना कि बाबर आज़म की जो ड्रॉप की गई है उनको वो इट वाज़ अ रॉन्ग डिसीज़न। बट अगेन कामरान गुलाम स्टूड अप सीज़न कैंपेनर और उसने सबके मुँह पे तमाचा मारा और अपने स्टेटमेंट में उसने ये भी बताया कामरान गुलाम ने कि भई मुझे पता था कि मतलब मैं जिस रोल पे आ रहा हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट है और बाबर आज़म को मुझे रिप्लेस करना है। तो बट उसने अपने ऊपर फ़ेथ रखा और जो भी उसकी स्किल्स थी, उसके एबिलिटी के पोटेंशियल पे वो अपना खेला है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई पाकिस्तान से हम चलते हैं यूएई की तरफ जहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इंडियन फैन्स के लिए ना मतलब काफ़ी दुःख भरी खबर है कि इंडिया तो आउट हो गई। ख़ैर मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि सूरत-ए-हाल थोड़ी ख़राब लग रही है क्योंकि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का भी थोड़ा ऐसा ही था। पहला मैच जब हम पाकिस्तान से हार गए और फिर हम न्यूज़ीलैंड से हारे तो टूर्नामेंट वाज़ प्रीटी मच ओवर। उसके बाद आप जो भी कर लो कुछ नहीं होता। तो इंडिया का भी कुछ वैसा ही था भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतना तो मुश्किल ही था। इंडिया ऑलरेडी मतलब एक ग्रुप ऑफ डेथ में ही थी क्योंकि यहाँ पे इंडिया थी, न्यूज़ीलैंड एक अच्छी टीम है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर ऑस्ट्रेलिया है ही। इसके अलावा जो श्रीलंका है एशिया कप चैंपियन वो भी थी तो इट वाज़ अ डिफिकल्ट ग्रुप और न्यूज़ीलैंड के साथ अगर मैच अगर हुआ था या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया का थोड़ा चांस था। अगर वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत अगर चीज़ें आगे पीछे हो जाती तो शायद निकल जाती इंडिया इस ग्रुप से बट अगेन हरमनप्रीत कौर की टीम वापस आ गई। अब सेमीफाइनल में जो 4 टीमें पहुँची है वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दूसरी साइड से वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। अब कमाल की बात ये है कि ग्रुप ए में हुआ ये कि आखिरी मैच जो इंग्लैंड का था वो था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अब इंग्लैंड के लिए सिचुएशन बहुत आसान थी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम दे वर एट टॉप ऑफ द टेबल, आराम से नेट रन रेट वाइज़, पॉइंट वाइज़ दे वर अबव एवरीवन। बट वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें इतनी भयंकर फेटी मारी कि ना सिर्फ वो मैच हारे बल्कि जो ऑलमोस्ट 0.3 का उनका 0.3 का गैप था साउथ अफ्रीका से नेट रन रेट पे, वो भी मतलब नीचे गिर गया, उससे भी नीचे गिर गए और इंग्लैंड को पता ही नहीं चला भाई वो 1 मैच हारे और मतलब टूर्नामेंट से बाहर। अब उनकी जगह साउथ अफ्रीका जा रही है। अब मैचेस ये होने वाले हैं कि वेस्ट इंडीज़ शायद न्यूज़ीलैंड को खेलेगी सेमीफाइनल में और साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को खेलेगी। खैर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ईज़ी मैच होगा थोड़ा बहुत क्योंकि थोड़ा चैलेंजेस दे सकती है क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग और बॉलिंग लीड कर रही है इस टूर्नामेंट पे। बट ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया मतलब है। अब इंग्लैंड जो हारी है उस पे मेरे ख्याल से फॉर्मर एक स्पिनर है इंग्लैंड की, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये दिया है भाई कि उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में ना मतलब फ़िटनेस की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लगभग जो स्क्वाड है 15-16 जो लड़कियाँ जो भी खेल रही है, तो ये सारी की सारी दे आर एक्सट्रीमली फिट मतलब एक एथलीट जैसी है। एलिस पेरी वगैरह का तो भाई क्या बोलूँ अब, ठीक है। एलिस पेरी के अलावा बाकी सारी लड़कियाँ भी मतलब काफ़ी फिट है और वहीं पे इंग्लैंड में कुछ ऐसी वुमेन है जो मतलब शायद इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से उतनी फिट नहीं है और ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती है फील्ड में, खासकर ऐसे टाइम पे जब आप यूएई जैसे कंडीशंस में खेल रहे हो जो गर्म है थोड़ी। तो अब इंडिया के हवाले से मतलब बात ये हुई कि हरमनप्रीत कौर की जो कैप्टनसी है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। हालाँकि कौर के कैप्टनसी के अंडर में इंडिया ने ठीक-ठाक परफ़ॉर्म तो किया है, बिकॉज़ इंडिया की टीम अब देखा जाए तो वर्ल्ड में टॉप 3 टीमों में ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है ही, अब इंग्लैंड और इंडिया जो है ये थोड़ी बराबर की टीमें बन गई। न्यूज़ीलैंड थोड़ी पीछे चली गई। बट कौर की कैप्टनसी में ये बात बोली गई और कि अ, पिछले 2 साल से इंडिया की टीम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब जिस लेवल पे थी वो उसी पे रह गई है। और ये स्टेटमेंट दी है फॉर्मर इंडिया कैप्टन मिथाली राज ने, जो रिसेंटली रिटायर हो गई थी कुछ अर्सा पहले। तो उन्होंने ये ना सिर्फ कौर की कैप्टनसी पे सवाल उठाए बल्कि ये भी कहा कि अब आई थिंक इट्स टाइम कि कौर जो है उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। मैं आपके सामने ये आसमानी किताब से ये स्टेटमेंट देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा बस कि वो इंडियन टीम को अगर लीड करे और अच्छा अगर लीड करे तो शी कैन लीड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जमीमा के साथ-साथ उन्होंने ये भी एक बात बोली कि जमीमा के अंदर जो ख़ास बात है कि शी ब्रिंग्स एनर्जी ऑन द फील्ड और उसके साथ-साथ मतलब शी इज़ डाउन टू द ग्राउंड और सारे प्लेयर उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये भी इंडियन टीम जो है ये काफ़ी यंग टीम है इस समय। तो पुराने जो प्लेयर्स हैं वो हो चुके हैं। हरमनप्रीत कौर उनकी भी काफ़ी एज हो गई है। तो ख़ैर अब क्या ये टाइम है कौर के लिए स्टेप डाउन करना? बिकॉज़ शी इज़ अराउंड 34-35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अगर कौर को स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं? और हरमनप्रीत कौर के बाद मतलब नेक्स्ट कैप्टन इंडिया का किसे बनना है? क्या वो
मंदाना को होना चाहिए या फिर जमीमा को। तो अभी हम चलते हैं आईपीएल की खबर के ऊपर। तो भाई आईपीएल से ना एक बहुत बड़ी 2025 के लिए सबको पता है कि मेगा ऑक्शन होगा और काफ़ी टीमें रिटेंशन वगैरह के बारे में सोच रही है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से ये खबर निकल के आई है और जो सोर्स है वो फिर से वंस अगेन आसमानी किताब है। अब मैंने वहाँ से कोट करके मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है कि हो क्या रहा है कि हैदराबाद शायद 5 जो खिलाड़ी है जिनको रिटेन करने वाला है उसकी एक प्रोबेबल लिस्ट आ चुकी है। अब वो प्रोबेबल लिस्ट में हेनरिक क्लासन और पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा इन तीनों का नाम आ रहा है, जिसमें हेनरिक क्लासन को भाई बहुत बड़ी हाइक मिली है, लगभग 338% की, यानी 23 करोड़ रुपए अब हेनरिक क्लासन को रिटेन किया गया है। पैट कमिंस की जो ऑक्शन की कीमत थी वहां से उनको थोड़ा सा वैल्यू उनकी डाउन की गई है, अराउंड 18 करोड़। और अभिषेक शर्मा को भी एक जबरदस्त हाइक मिली है, अराउंड अब वो 14 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन की गई है। के अलावा जो है 2 खिलाड़ी और जिनको अब मतलब रिटेन करना चाहेगा हैदराबाद, जिसमें एक है ऑब्वियसली ट्रेविस हेड को रखेगा और एक है नीतीश कुमार रेड्डी जो ऑलराउंडर है, अब तो इंडिया के लिए डेब्यू कर गए, तो इनको भी मतलब रखना चाहेगा। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल है, कई लोग सोच रहे होंगे कि हेनरिक क्लासन जिसको अराउंड 5.5-6 करोड़ रुपए समथिंग मतलब दिए गए थे पहले, उसको 23 करोड़ रुपए क्यों ले गए? और अब वो शायद मिशेल स्टार्क के बाद सबसे महंगे खिलाड़ी है आईपीएल के। तो क्या वो ये डिजर्व करते हैं इतना अमाउंट, है ना? क्या इस तरह की वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं? तो मेरा आंसर उसके लिए होना चाहिए यस। बिकॉज क्लासन के अंदर ना एक खास बात है, नंबर वन है कि वो एक बहुत अच्छा हिटर है, ही इज़ अ वेरी क्लीन हिटर और वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। भाई कई सारे हिटर्स को आपने देखा होगा वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इस तरीके का डिपेंडेबल हिटर मिलना जो आपको मैच जिता सके, ही इज़ अ जेन्युइन मैच विनर। तो वो मैच जो है जिताने की एबिलिटी जो है खासकर स्पिन के ऊपर, क्योंकि आप देखोगे फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं वो स्पिन पे इतने अच्छे नहीं होते, तो क्लासन जो है उसको स्पिन पे बहुत अच्छी महारत है और वो मिडिल ऑर्डर पे आता है, तो इंडियन कंडीशन में यू नीड टू काउंटर स्पिन। तो क्लासन उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्लासन विकेट कीपिंग कर सकता है और इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा फील्डर भी है। तो इसीलिए क्लासन के ऊपर इतनी मतलब वैल्यू दी गई है, क्योंकि आपको इतने अच्छे मतलब मिडिल ऑर्डर हिटर आपको मिलते नहीं है। यहाँ पे कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई अगर ऑक्शन होगा तो क्या दूसरे प्लेयर जो है उनको इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए? हाँ, हो सकती है, मिल सकती है, बट दूसरी टीमों के साथ प्रॉब्लम्स भी है और वो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका सभी टीमों का जो आईपीएल का जो कैप है वो अराउंड 120 करोड़ सेट किया गया है आईपीएल 2025 से। तो जब एमआई जैसी टीम जिसमें कई सारे स्टार्स मौजूद है, तो उसमें अगर आप एक प्लेयर को अगर आप इतने अमाउंट दे दोगे तो आपके लिए इजी नहीं होगा बहुत सारे प्लेयर को रिटेन करना। फॉर एग्जांपल स्काई स्काई को आप बोल सकते हो कि वो हेनरी क्लासन के लेवल का बैट्समैन है, तो क्या उसको इतने पैसे मिलने चाहिए? जी हाँ, मिल सकते हैं, बट स्काई के अलावा एमआई में आप देखो बुमराह है, पांड्या है, रोहित शर्मा है और इसके अलावा दूसरे और भी खिलाड़ी हैं। तो इतने सारी एक स्टार स्टडड टीम में किसी भी प्लेयर को इतने ज़्यादा पैसे दे के रखना मतलब इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एमआई जैसी टीम जो है वो इतने पैसे नहीं दे सकते और यही कारण होगा कि आपने देखा होगा कि एमएस धोनी को जो है एक अनकैप प्लेयर के रूप में ला के फिर 4 करोड़ के आसपास उसकी मतलब प्राइस फिट करके उसको ली गया है। हालांकि अगर जो पैसे की बात करें तो जो बिहाइंड द सीन्स तो ऑब्वियसली इन प्लेयर को काफ़ी पैसे मिलते होंगे, लेकिन ऑन द स्क्रीन जो इनकी डील होती है ऑफिशियल डील, उसमें तो खैर छोटा ही अमाउंट बताया जाता है। अभी आईपीएल की न्यूज़ से अभी हम आगे चलते हैं आईसीसी के ऊपर। तो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम यानी 2024 का हॉल ऑफ फेम की लिस्ट बता दी गई है और इस लिस्ट में जो 3 खिलाड़ी जो जिनको लाया गया है उसमें तो है सबके चहेते एबी डिविलियर्स। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं, तो इनका तो बनता ही था। इसके अलावा जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, टेस्ट कैप्टन एलिस्टर कुक, तो सर एलिस्टर कुक इनको भी मतलब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। और इसके अलावा एक और जो नाम लाया गया है वो है नीतू डेविड नाम का, यानी वुमेन्स क्रिकेटर रह चुके हैं ये इंडिया के लिए। शी वॉज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। कुछ 1995 से लेकर 2000 यानी 13 साल का इनका करियर रहा है। और आईसीसी ने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी रिलीज़ की है जिसमें मिताली राज जो इनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली, क्योंकि मिताली राज अराउंड वीडियो में जैसे मिताली राज ने बताया कि शी वॉज अराउंड 13 जब वो आई इंडियन टीम में, और वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर जिसके साथ इनके मिताली राज के फादर ने इन्हें इंट्रोड्यूस कराया वो नीतू डेविड थी। तो नीतू डेविड ने अपने पूरे करियर में अराउंड 10-12 टेस्ट मैचेस, कुछ 15 टेस्ट मैचेस खेले, 97 ओडीआईज खेले, उसमें 140 विकेटें ली। नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट कहीं ना कहीं मिताली राज का कहना ये है कि शी वॉज वेरी गुड, कानपुर से थी और बट अपने पोटेंशियल पे वो शायद उतना बोलिंग नहीं कर पाई। बट आई वुड से कि मतलब इफ़ यू हैव 140 इंटरनेशनल विकेट दैट्स स्टिल अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस और शी डिजर्व्स टू बी इन द हॉल ऑफ फेम एटलीस्ट फॉर वुमेन्स। आगे चलते हैं भाई, बांग्लादेश की जो है टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका के लिए। अब इंडिया से धुलने के बाद अब साउथ अफ्रीका आ रही है बांग्लादेश के। हालांकि जो स्क्वाड जो है इनका प्रीटी मच सिमिलर ही रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया में खेला है, बट एक जो खास बात ये रही है वो ये है कि ये जो टेस्ट मैच जो होने वाला है, आने वाला पहला टेस्ट मैच, दिस विल बी शाकिब उल हसन लास्ट टेस्ट मैच। और शाकिब उल हसन ने तो पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और उनके रिटायरमेंट में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई वो ये थी
कि शाकिब अल हसन को सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, इसीलिए वो बार-बार बीसीबी से बोल रहे थे कि भाई मेरे को सिक्योरिटी का मेरा एश्योरेंस दो। और कई सारे फैन्स या बीसीबी ने भी बोल दिया था या किसी फैन्स ने बोल दिया था सोशल मीडिया पे कि भाई बीसीबी जो है ये कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, तुमको खेलना है आके खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो। और यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि भाई शाकिब अल हसन जो है ही इज़ द ग्रेटेस्ट एवर, really hard to get up unarguably this the World greatest Cup. ever But cricketer helped me a that lot. Bangladesh has produced as a batter ग्रेटेस्ट, Important एज अ was बॉलर the start. ग्रेटेस्ट। तो भाई उम्मीद ये करते हैं कि शाकिब अल हसन का जो रिटायरमेंट का टेस्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा हो, उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी आए और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीत के अपना मोराल फिर से बूस्ट करे। अगली खबर जो है वो है अबू धाबी की टी10 लीग से। तो बहुत लोग शायद देखते भी होंगे यूट्यूब वगैरह में, तो इन टी10 लीग में ना 4 बड़े नाम का इजाफा हुआ है। जो सबसे पहला जो बड़ा नाम है वो है जॉस बटलर का, और इसके अलावा दिनेश कार्तिक और राशिद खान आए हैं और मार्कस टॉइनिस। तो ये 4 जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपना नाम सबमिट किया और ये भी ऑफिशियल हो चुका है कि ये 4 खिलाड़ी अब टी10 लीग का इस बार पार्ट होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं इंडिया की, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड के बाद अब जो अगला जो इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो पिछले 2 एडिशन जो है ऑस्ट्रेलिया में जो हुए थे उसमें तो भारत ने अपने आप को विजेता घोषित करवा दिया। बट अब अगला जो चैलेंज है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार प्रिपेयर्ड है और वो हमको हराना चाहती है, क्योंकि 2 बार हारने के बाद अगर तीसरी बार हार जाएगी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसी के लिए उनकी प्रिपरेशन चालू है। और इस प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टीव स्मिथ। तो ऑस्ट्रेलिया ने रियलाइज़ किया भाई कि बेस्ट प्लेयर है वो स्टीव स्मिथ है और उसको जब से मतलब ओपनिंग पोजीशन पे भेजा गया, हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन नहीं था, ये स्टीव स्मिथ ने खुद बोला था कि भाई मैं ओपन करना चाहता हूँ। स्टीव स्मिथ ने चौड़ में आके तो बोल दिया कि भाई मैं ओपन करना चाहता हूँ, बट उनकी ओपनिंग कोई इतनी खास रही नहीं है और अब उन्होंने भी मतलब खुद ये बोला कि भाई चलो वापस आ जाते हैं नंबर 4 पे। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि हाँ भाई ठीक है तुम वापस आ जाओ। तो स्टीव स्मिथ तो अब वापस नंबर 4 पे पक्के हैं, लबुशेन और स्मिथ 3 और 4। तो अब ओपनिंग करेगा कौन? तो उस्मान ख्वाजा तो हैं, डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं, तो अब बात ये आ रही है कि उस्मान ख्वाजा के साथ शायद कैमरन बैंक्रॉफ्ट या मार्कस हैरिस, ये दोनों में से कोई एक खिलाड़ी ओपन करेगा। क्योंकि विल पुकोसवी नाम का एक खिलाड़ी था, ये भी एक ओपनिंग का कंटेंडर था, बट इसने कंकशन के चलते रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अपनी। तो अब यही 2 ऑप्शन रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और उम्मीद करते हैं भाई कि विराट कोहली जो है जिस तरह से उन्होंने हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाए हैं, पिछली बार तो थे नहीं, अब इस बार भी वो अपनी कसर छोड़े और टेस्ट में जो उनका बुरा फॉर्म चल रहा है, उसको भी मतलब रिकवर करें। तो भाई ये थी मतलब अब तक की खबरें जो क्रिकेट कहानी में मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अच्छा लगा काफ़ी आपसे डिस्कस करके। अगर आप लोगों के पास भी अगर कुछ अच्छी क्रिकेट की कहानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ और उसको हम अगले एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ। बाय बाय।